हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो कि आपकी बुक लक्ष्मीकांत में दिया है। तो उसमें हम बात कर चुके थे 1996 के रिफॉर्म्स, 1996 के बाद वाले और 1996 के पहले वाले, है ना। तो 1996 एज अ बेस हम इलेक्टोरल रिफॉर्म डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010, 2010 के बाद से लेके अभी तक कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक लक्ष्मीकांत। मैं बार बार अकॉर्डिंग टू योर बुक लक्ष्मीकांत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें अलग से भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ एक हमें बता रहा है कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जिनका हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन एग्जिट पोल, सबसे पहला बताया रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल क्या होता है? आपने बहुत बार मीडिया में सुना होगा, अभी चुनाव कंडक्ट हुए, परसों जैसे मान लो रिजल्ट आना है तो आता है ना कि ये पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है, इनको इतनी सीट से बढ़त है। ठीक है, अब जैसे मान लो 25 जुलाई को, 25 जुलाई को होगा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर, और हम देखते हैं कि 23 या 24 जुलाई से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल में क्या बताते हैं वो लोग? एग्जिट पोल में वो बताते हैं कि किस पर्टिकुलर इंसान ने किस लोगों को वोट डाला। अब इसमें बात की गई है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन एग्जिट पोल। पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लो अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, अब इंडिया में आपको पता है कि एक दिन तो सभी जगह वोटिंग नहीं होती ना। जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव है तो क्या पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग हो जाएगी? एक दिन वोटिंग नहीं होगी ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अलग अलग डेट होती है। तो ये मीडिया रिपोर्टर वाले क्या करते थे कि मान लो आज के दिन वोटिंग हुई, कहां पे हुई वोटिंग? भोपाल में हुई। ठीक है, आज वोटिंग हो गई भोपाल में, ठीक, और कल वोटिंग होनी है, कहां पे होगी कल वोटिंग? न्यू दिल्ली में। ठीक, अब ये मीडिया वाले आएंगे, मान लो मैं भोपाल में रहता हूं तो मैं गया पोलिंग स्टेशन, वहां पे मैंने वोट कास्ट किया, मैं जैसे ही बाहर निकले ये लोग आ गए कि आपने किसको वोट किया? मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले दिया कि मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, मैंने एबीसी करके एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने उसको वोट किया है। ठीक है, अब ये फिर न्यूज में रात भर वही चलाएंगे कि भोपाल से तो एबीसी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, एबीसी पॉलिटिकल पार्टी बढ़त के साथ है। ठीक है, अब जब पूरे दिन भर न्यूज पे ये लोग ये चलाएंगे तो जो न्यू दिल्ली में जो वोटर है, जो यहां का वोटर है, उसके माइंड में एक इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। उसके मन में ऐसा होगा ना कि वहां से तो देखो एबीसी जीत रही है, अपन भी एबीसी को वोट दे देते हैं। तो एक तरीके से मैन्युपुलेट करते हैं ना, एक तरीके से एग्जिट पोल के थ्रू वोटर के माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला भैया तुमको हमारी परमिशन से तुम करोगे, रिजल्ट वगैरह एग्जिट पोल के रिजल्ट आना है नहीं आना है सब इलेक्शन कमीशन की इच्छा से होगी। ठीक है, यूजली अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो एग्जिट पोल्स कब होते हैं, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट कब आते हैं? जब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग हो जाती है तब एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, और वो भी यूजली अब रिजल्ट के एक दो दिन पहले ही एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आज वोटिंग खत्म हुई तो आज रात से शुरू कर दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। यूजली रिजल्ट के एक दो दिन पहले, क्योंकि तब तक वोट डल चुके हैं। अब भले ही आप कुछ भी बोलो कि ये जीत रही वो जीत रही, बाद में जीत कोई दूसरा जाता है ना। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि जब तक तो वोटिंग चल रही तब तक तो तुम एग्जिट पोल के रिजल्ट्स पब्लिश कर ही नहीं सकते, और बाद में भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इन सब की पावर किसके पास में? इन सब की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। तो यहां पे पूरी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में गई। क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करना। आप कभी भी चुनाव हो तो न्यूज चैनल पे देखना कि एग्जिट पोल एक दो दिन पहले ही दिखाएंगे, जो मैंने बोला है उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडेड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अब हमने देखा था क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में अपना स्टाफ तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? कुछ बैंक के एम्प्लॉयज को बुला लिया, कुछ प्रोफेसर्स को बुलवा लिया, है ना, कुछ प्रोफेसर्स आ गए, कुछ दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आ गए, कुछ दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आ गए। ठीक है, अब इनके सहारे वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है।
ठीक। अब कई बार ये होता है कि ये जो बैंक का ये जो कर्मचारी होता है जो कि पूरे अकाउंट जो कि पूरा वो मेंटेन करके रख रहा है कि इस कैंडिडेट ने कितने रुपए खर्च किए ना, पूरा वो अकाउंट्स वाला जो इनकम टैक्स वाला है वो उसको पूरा ध्यान में रख रहा है। हो सकता है ये बैंक वाला कर्मचारी किससे, कैंडिडेट से मिल जाए। ठीक है, इसकी और कैंडिडेट की मिली भगत भी तो हो सकती है कि भाई मैं अगर जीत गया तो मैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतूंगा, आज तुम बैंक में पीओ की पोस्ट पे हो, नहीं तुमको मैनेजर बना दिया तो मैंने। ठीक है, तो ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये भी तो हो सकता है। तो इनके खिलाफ जो ये ऑफिशियल्स हैं, जो ये ऑफिशियल्स इंक्लूडेड हैं, इनके ये कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो, ये किसी एक कैंडिडेट को फेवर नहीं करें, इसलिए इनके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ठीक, देन इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है भाइयों? सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने प्रेसिडेंट, हमने वाइस प्रेसिडेंट, हमने सारे इलेक्शन में पढ़ा। अब लोकसभा में भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तो क्या करना होता है, उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने खड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे में तो अगर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। आज मेरा मन होगा मैं चले जाऊंगा कि फ्री तो हूं, फ्री नहीं भी हूं तो भी मैं तो सोचूंगा एक नॉमिनेशन पेपर ही तो फाइल करना है। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। तो पहले कितना होता था? पहले होता था जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000, उसको अब कर दिया है 25,000। ठीक, और ST SC कैंडिडेट के लिए होता था 5,000, उसको अब कर दिया 12,500। ठीक है, ये अमाउंट मैटर नहीं करता है, नहीं तो इस अमाउंट को याद करने लग जाओ, ये अमाउंट मैटर नहीं करता है। बस आपको ये बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए इंक्रीज कर दिया है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो पोल कंडक्ट ना कर सके। ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये सिक्योरिटी पोल्स को, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को इंक्रीज करा है। ठीक है, ये इंक्रीज इसीलिए करा है। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना है, ठीक है, मान लो अब भोपाल में चुनाव हो रहे हैं, वही वाली बात है कि भोपाल में चुनाव हुए तो यहां से दो मेन पॉलिटिकल पार्टी हम लेते हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, अब बीजेपी यहां से जीत गई, भोपाल से बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई, तो क्या ये कांग्रेस को 25,000 रुपए जो यहाँ के कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, कॉन्टेस्ट कर रहा है, क्या उसे 25,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे? उसे मिलेंगे अगर एक सफिशिएंट परसेंट ऑफ द वोट उसे मिले होंगे तो। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सारी चीजें पता होना चाहिए। अपीलिएट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। अब इलेक्टोरल रोल से रिगार्डिंग कोई भी पहले कंप्लेंट्स वगैरह होती थी, है ना, कि किसी का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया, इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम ऐड होना, किसी का नाम डिलीट होना, नाम नहीं आ रहा, किसी ने अपना जगह चेंज करी है तो उसका वहां नाम ऐड नहीं हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारी कंप्लेंट जाती थी वो कहां पे जाती थी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास में ये सारी कंप्लेंट जाती थी। ठीक है, अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? अगर आपको ध्यान हो तो ये पूरे स्टेट के इलेक्शन को पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये पूरे स्टेट के इलेक्शन पे ध्यान रखते हैं। तो पहले कंप्लेंट यहां पे जाती थी, लेकिन अब ये हुआ है कि अब मान लो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई समस्या है कि मेरा नाम नहीं आ रहा है इलेक्टोरल रोल में, तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपीलिएट अथॉरिटी के पास में जाऊंगा। अब मेरी डिस्ट्रिक्ट में अपीलिएट अथॉरिटी कौन होगा? अब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कंप्लेंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंप्लेंट है वो या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर ऐसा पर्सन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा। क्लियर है? तो इनके अब वो अथॉरिटी, अब वो कंप्लेंट इनके पास जाएगी, ये सारी चीजें चेक करेंगे। क्लियर है ये वाली चीज भी आपको? देन वोटिंग राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड। अब इंडिया के सिटीजन्स बाहर भी तो रह रहे हैं, कोई एजुकेशन के लिए गया है, ठीक है, कोई जॉब के लिए गया है, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा कितना बड़ा है, उनने वहां की सिटीजनशिप नहीं ली। जैसे आप भी किसी को जानते होंगे, अड़ोस पड़ोस परिवार, कहीं ना कहीं कोई भी दूर दूर का कोई चाचा मौसी भुआ का बेटा बेटी, है ना कोई कहीं ना कहीं बाहर गया होगा। मान लो
वो बाहर गए हैं, ठीक। अब उनकी सिटीजनशिप है इंडिया की, लेकिन वो इंसान वहां पे नौकरी कर रहा है, दो तीन साल छुट्टी नहीं मिली, लेकिन वहां पे सिटीजनशिप भी नहीं उनके पास, तो सिटीजन तो हुए वो इंडिया के, तो फिर वोटिंग राइट्स का क्या होगा? तो उनका इलेक्टोरल रोल्स में नाम होगा, मतलब वो चाहे तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या वो ऑनलाइन वोट कास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको वोट कास्ट करना है तो आपको यूएस से कहां आना होगा? भारत आना होगा वोट कास्ट करने के लिए। आप यूएस में बैठे बैठे वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो वो इंसान भी आएगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं 1 लाख रुपए क्यों खर्च करूं प्लेन की टिकट का और यहां पे वोट डालूं और फिर वापस जाऊं, ठीक। इसका बीच बीच में बहुत सारी चीजें चली थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो वहीं पे वोट डाल दे, लेकिन अभी तक तो यही प्रोविजन है कि उन्हें भारत आना होगा, यहां आओ आप इंडिया में वोट डालो एंड देन आप वापस चले जाओ, ठीक है। बाकी आपके पास आपकी वोटिंग राइट्स है, भले ही आप विदेश में चले गए हो तो भी आपकी वोटिंग राइट्स है, बिकॉज यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? ऑनलाइन एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल। अब ऑनलाइन एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल का क्या है? आजकल ऑनलाइन ही सारी चीजें हो जाती है ना, तो उसी की बात की गई है बस कि आपको अगर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड वगैरह करवाना हो तो आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा ऑप्शन, बेसिकली ये 2014 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इसे बहुत अच्छे से यूज किया गया था। बाकी ये पहले भी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, लेकिन जो 2014 का जो इलेक्शन था तब इस नोटा ऑप्शन को यूज किया गया था। अब नोटा ऑप्शन में क्या है कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स है उनमें हमको कोई भी पसंद नहीं है। अब यहां पे एक चीज सोचने वाली है, मैंने आपको बताया जैसे हम मान लेते हैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं। न्यू दिल्ली में चुनाव होना है और ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एक मेन जो हमें लेना है नोटा, ठीक है, कि मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो नोटा पे पड़े कितने परसेंट वोट हम देखें तो हमने देखा कि नोटा पे मान लो नई दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 100 लोग रहते हैं, ठीक। अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 100 लोगों की, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 100 लोग रहते हैं। तो 100 में से 40 लोगों ने बोल दिया है कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, ठीक है। उसमें से 20 लोगों ने बोल दिया है कि हमें बीजेपी पसंद है, ठीक। 10 लोगों ने बोल दिया है कांग्रेस पसंद है, ठीक है। यहां 15 कर लो, 15 और 25, ठीक है। तो यहां पे इन लोगों ने, यहां पे ये सारी सिचुएशन हुई और 20 लोगों ने बोला कि हमें आम आदमी पार्टी पसंद है, ठीक। हो गए ना 100, नहीं भी हुए तो समझ लो 100 हो गए, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो नोटा पे सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, 40 वोट, मतलब 40% पॉपुलेशन चाह रही है कि ये कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है। फिर भी जीतेगा कौन? जीतेगी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा वोट है, इसलिए ये जीत जाएगी। तो ये एक तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी ब्रोकरी हुई ना, कि आधे से ज्यादा लोग, मतलब 40% पॉपुलेशन बोल रही है कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है, लेकिन फिर भी जीतेगा ये, ठीक। अब यहां से आपको एक चीज और समझनी है, कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटी सी है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। अभी हमने यहां पे क्या बात की थी? अभी हमने बात की थी इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक। इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस अगर चाहिए तो हमें कुछ परसेंट वोट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को, सम अमाउंट, कुछ परसेंट उसको होना चाहिए, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वोट्स उसके पास होना चाहिए परसेंट के शेयर में, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें, इस केस में देखें तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हमने देखा तो इस केस में हमने देखा तो टोटल वोट्स कितने हुए? टोटल वोट 100 हुए, लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू को प्लस करें, इनकी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हुए टोटल 60 वोट,
ये हो गए टोटल 60 वोट प्लस 40 हो गए नोटा में। अब जब सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली बात आएगी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में इन वोट्स को हटा दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन्हें बोलेंगे कि ये वैलिड वोट्स है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना वैलिड वोट पोल्स, ये होंगे वैलिड वोट्स। तो इन 60 में से देखा जाएगा, इन 60 में से देखा जाएगा कि तुमको कितने कितने परसेंट वोट मिले, उसको हटा देंगे, ठीक है। ये नोटा वाले वोट्स को हटा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो इससे तो बेटर है नोटा हो ही ना, क्योंकि नोटा होने का कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन एक तरीके से देखो तो अब हम इसके फायदे पे आते हैं। नोटा होने के फायदा क्या होगा, वही वाली बात है कि अगर हमें रात को भी दिन प्रूफ करना पड़े तो हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये पेपर की डिमांड है, ठीक है। अब ये बोला गया कि नोटा के चलो फायदे बताओ, तो अपन यही बोलेंगे कि इससे समझ में आएगा इन लीडर्स को भी कि हमें कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। एक ये मैसेज जाएगा कि हमें ये कोई भी पसंद नहीं है, तो हो सकता है ये अगली बार अच्छा काम करे, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो नोटा का ये फायदा भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट। अच्छा, हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं, तो पोलिंग बूथ पे क्या होता है, पोलिंग बूथ पे हम गए तो ये ईवीएम है, ये ईवीएम के साइड में ही यहां एक वीवीपैट होगी, ठीक है। अभी वीवीपैट ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट नहीं है, अभी वीवीपैट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है, ठीक है। अब मैं आया पोलिंग स्टेशन आया, अब मैं पोलिंग स्टेशन आया, यहां पे वही न्यू दिल्ली वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं ईवीएम पे आया, ईवीएम पे मैंने देखा कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अब मैंने वोट कर दिया आम आदमी पार्टी को, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं मैंने आम आदमी पार्टी को वोट करा। तो जैसे ही मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया तो जहां वीवीपैट होगी वहां पे एक रिसिप्ट प्रिंट होगी और वो मुझे रिसिप्ट यहां स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे मुझे दिखेगा कि मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है उसका नाम यहां डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया तो यहां पे मुझे आम आदमी पार्टी का दिखेगा, आम आदमी पार्टी का उस स्लिप में वो नाम दिखेगा, ठीक है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की मुझे स्लिप दिखी तो ये नीचे एक बॉक्स है, ठीक है, नीचे एक मशीन है, ये स्लिप 15 सेकंड तक दिखती है, बस 15 सेकंड के बाद में ये स्लिप इस बॉक्स में गिर जाएगी, ठीक है, ये स्लिप इस बॉक्स में गिर जाएगी। अब मान लो कि मुझे बाय चांस यहां पे आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिखा, मुझे यहां पे दिखा कांग्रेस का नाम, ठीक है। तो मैं वहां पे जो ऑफिसर होंगे उस पोलिंग बूथ पे, तो मैं उनसे बोलूंगा कि भैया मैंने वोट तो इनको किया, वीवीपैट पे नाम तो इनका दिख रहा है, ठीक है। और जैसे मान लो वापस उसी एग्जांपल पे आते कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, आम आदमी पार्टी का नाम दिख भी गया, लेकिन तो भी जब 100, 200, 300 वोट कास्ट हो जाते हैं ना, जब 100, 200, 300 लोग वोट डाल देते हैं तब ये ऑफिसर्स आते हैं, तब ये ईवीएम में चेक करते हैं कि जिन लोगों ने कि कितने लोगों ने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, और उस हिसाब से स्लिप को चेक करते हैं कि क्या ये नंबर सही तो आ रहे हैं, जो जैसे यहाँ पे वोट डल रहे हैं उसी हिसाब से ये स्लिप्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से ये चेक करते हैं, ठीक है। तो इससे एक तरीके से जो ईवीएम वाला जो चलता रहता है ना, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता चलती है। क्लियर है। बाकी हमें ईवीएम और वीवीपैट पे और भी अच्छे से बात करनी है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अ पर्सन इज इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। In 2013, the Supreme Court upheld an order of Patna High Court declaring that a person who has no right to vote by reason of being in jail or police custody is not an elector and is therefore not qualified to contest the election of parliament or state legislature. अब वापस अब अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है, जो सो रहे थे अच्छे से बैठो, क्योंकि अब यहां से चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होंगी आपके लिए, ठीक। यहां पे 2013 का एक जजमेंट है। पटना हाई कोर्ट क्या बोलता है, पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था पहले ही। पटना हाई कोर्ट ने बोला कि जो जेल में बंद है वो वोट तो डाल नहीं सकते, ठीक है। कोई इंसान जेल में बंद है तो वो वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी हमारे पास इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो जेल में बंद है उनकी वोट नहीं डाला जाता वहां पे, तो वो वोट नहीं डाल सकते। तो उनका नाम क्या होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में उनके नाम की जरूरत ही नहीं है,
इलेक्टोरल रोल में जब तुम वोट नहीं डाल सकते तो तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में क्यों रखें? ठीक है, जो वोट डाल सकते हैं सिर्फ उन्हीं का रखेंगे, तो तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब यहां पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है, अगर तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं हुआ तो तुम इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट करोगे? इसका मतलब तो साफ साफ ये हो रहा है इस जजमेंट से कि कोई जेल में है तो वो फिर इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। जब कोई इंसान, जब कोई कैदी जेल में अंदर कैद है और वो वोट नहीं डाल सकता, उसका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होगा, पटना हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि उसका इलेक्टोरल रोल में नाम ही नहीं होगा, वो वोट ही नहीं डालेगा। जब उसका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होगा तो मतलब वो पर्सन ऑटोमेटिकली इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा, वो पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब ये सुन के हमारे नेताओं के मन में बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ कुछ होने लग गया उनके मन में कि ऐसे में तो हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। अगर इस हिसाब से चीजें हो गई तो जेल में बैठे बैठे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। तो फिर क्या किया? इन ऑर्डर टू नेगेट दिस ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द फॉलोइंग टू प्रोविजन हैव बीन इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब बेसिकली यहां पे हुआ ये था कि अब ये जजमेंट दे दिया तो इस जजमेंट के बाद में इन लोगों ने ऐसा सोचा कि एक नई चीज करते हैं। नई चीज में उन्होंने ये करा कि जो भी इंसान जेल में बंद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है वो जेल में बंद है, ठीक है, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि तुम जेल में बंद हो, तुम वोट नहीं डाल सकते, लेकिन जो इलेक्टोरल रोल बनती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में तुम्हारा नाम है, और अगर तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में है तो तुम चुनाव भी लड़ सकते हो। इसके सहारे हम जेल में बैठे बैठे हम चुनाव लड़ लेंगे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बिहाफ पे चुनाव लड़ लेगी। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ने, ये उस समय सरकार ने बड़ी चतुराई से इस जजमेंट को पलटते हुए, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजमेंट को पलटते हुए बड़े होशियारी से वो निकल उठे। द सेकेंड प्रोविजन express provide that member of parliament or state legislature shall be disqualified only if he is so disqualified under the provision contained in act and no other ground। अब यहां पे ये बोला गया कि कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई तभी होगा, ठीक है, कोई भी एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई तभी होगा जब एक्ट, कौन से एक्ट में? जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उसका प्रोविजन दिया होगा तो ही वो डिस्क्वालीफाई होगा, इसके अलावा नहीं होगा। देखो एक बार फिर से पढ़ो। द सेकेंड प्रोविजन expressively provide that a member of parliament or state legislature shall be disqualified only if he is so disqualified under the provision contained in the act and no other ground। अब यहां पे कौन से एक्ट की बात हो रही है? यहां पे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ा है, और इलेक्शन से संबंधित कौन सा एक्ट है? इलेक्शन से संबंधित रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ही है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की यहां पे बात हो रही है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आई। Consequently, the person in a jail or police custody are allowed to contest election। और इसी के तहत जो पर्सन फिर पुलिस कस्टडी में है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इतना अब आपको समझ में आ गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि इस पॉइंट से हम इस वाली चीज को डील करेंगे, दैट इज इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलए। और ये वाला पॉइंट बड़ा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझना, लिंक करना जो पीछे वाला पॉइंट मैंने बोला है कि ये वाला पॉइंट भी देखना और ये वाला पॉइंट भी देखना। ठीक है, इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट चार्जशीटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज ऑन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग मेंबरशिप ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग गिवन 3 months टाइम पीरियड फॉर अपील एज अ केस बिफोर। अब देखो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पार्लियामेंट ने 2013 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किया। ठीक है, अब उन्होंने अमेंडमेंट में इतनी चतुराई करी है ना, इतनी ज्यादा चतुराई करी है, उन्होंने क्या करा, उसमें
उन्होंने बेसिकली ये वाला प्रोविजन लेके आ गए कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो जाता है, चार्जशीट वगैरह फाइल हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसको 2 से ज्यादा साल की अगर सजा मिलती हो, तो क्या होगा कि अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने में अगर वो क्या करे, 3 महीने में वो हायर अथॉरिटी के पास में अगर केस फाइल कर देगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आप ये समझो कि कोई एक एमपी है, ठीक है, अब वो एमपी डिस्क्वालीफाई हो रहा है किसी भी कारणवश, उसके खिलाफ कुछ चार्जशीट वगैरह फाइल की गई है, कोर्ट ने ऐसा बता दिया है कि हाँ भैया तुम बेगुनाह हो, सॉरी हाँ भैया तुम गुनेगार हो, ठीक है, तो अब कोर्ट ने उन्हें गुनेगार करार दे दिया है, तुमको सजा हो गई है 3 साल की, ठीक है, अब उनको 3 साल की सजा हो गई, तो अब अगर देखा जाए तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे क्योंकि 3 साल की उन्हें सजा मिल चुकी है, तो उन्हें अपनी हाउस की सीट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो पार्लियामेंटेरियन ने एक चतुराई करी, पार्लियामेंटेरियन ने चतुराई में ये बोला कि अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाई होता रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो फिर क्या होगा, वो अगर 3 महीने में अगर ये हायर अथॉरिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में केस चला जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो वैसे ही पार्लियामेंटेरियंस ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है ना, अगर ऐसे डिस्क्वालीफाई होने लग गए तो हम तो देखते हैं कि कितने सारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ केसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये 3 महीने में अगर आप हायर अथॉरिटी के पास में चले जाते हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच होती है, सिंगल जजेस बेंच, डिवीजन बेंच है ना, तो सिंगल जज ने सुना तो दूसरी बेंच के पास में तुम्हारा केस चल गया, ऐसे करके केस आगे लटका दो। और तुमको पता ही, आप सबको पता ही है कि एक बार केस चले गया और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया आने वाली अथॉरिटी पे, तो डेट पे डेट और ये मस्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो ये उन्होंने बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तो मैं भी कुछ चालाकी दिखाता हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चालाकी दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को, जो 2013 के जो अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लेके आया, उन्होंने बोला इस अमेंडमेंट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सेक्शन 48 में ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अलाउस कन्विक्टेड लॉ मेकर्स अ 3 month टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग अपील टू हायर कोर्ट टू गेट अ से ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस। ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 उन्होंने ऐड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा समझो कि कोई इंसान जो एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है या एमपी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो, थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज ध्यान से समझना, ऐसा मान लो, अभी वाला सिनेरियो आपको क्लियर है, अब ये समझो कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ठीक है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इस बीच में जैसे ही रिजल्ट वगैरह आया, मैं वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया, तो फिर क्या होगा, मैं उस हाउस का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। मुझे उस हाउस के मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी ना, अगर वो मैं कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाया तो फिर मैं उस हाउस का मेंबर नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा कि जो कैंडिडेट उस चुनाव में लड़ रहा है उसकी राइट्स और जो एमएलए बन चुका है, जो एमपी बन चुका है, उन दोनों का इक्वल होना चाहिए, उन दोनों की राइट्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक। फिर से समझते हैं, इस बार बिलीव मी समझ में आएगा। देखो, हमने ये बात करी थी, हमने क्या बात करी है यहाँ पे, हमने बात करी कि एक एमपी है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, एक ऑलरेडी एक एमपी है, पहले से एक एमपी है, वो अगर क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंटेरियन ने ये किया कि अगर वो 3 महीने के अंदर 3 months के अंदर अगर ये केस कहां पे चले जाता है, हायर अथॉरिटी के पास में, हायर अथॉरिटी के पास में अगर ये केस जाता है, हायर अथॉरिटी के पास में केस चले गया, तो फिर क्या होगा, हायर अथॉरिटी के पास में केस चले गया तो फिर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक। ये उन्होंने बोला ये प्रोविजन। अब सिनेरियो ये लो कि कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, ठीक है, अब कोई एमपी के चुनाव में खड़ा हुआ है, मतलब अगर वो जीत गया, ठीक है, वो कैंडिडेट जीत गया तो कल को वो एमपी बनेगा, लोकसभा के चुनाव में वो कॉन्टेस्ट कर रहा है और अगर वो जीत गया तो वो कल को एमपी बनेगा। अब एमपी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ कंडीशंस होती है, ये हमने देखा था जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। उन कंडीशंस के कारण कुछ कंडीशंस होती है। अब पता चला कि जैसे चुनाव वगैरह के नतीजे आए, ठीक, अब चुनाव वगैरह के नतीजे आए तो ये पता चला, जैसे नतीजे आए वैसे ये भी पता चला कि वो आदमी किसी आरोप में दोषी, उसे 4-5 साल की सजा हो गई है, तो अभी वो हाउस का मेंबर
ओथ वगैरह नहीं ली है तो वैसे ही वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना, वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, वो इंसान क्या होगा, वो होगा डिस्क्वालीफाई, वो इंसान हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस एमपी की राइट इस एमपी से इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ लेके आए थे, ये लोग जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो अमेंडमेंट लेके आए थे, वो उसका लेके आए थे जो ऑलरेडी एमपी है, जो ऑलरेडी एमपी है और जो एमपी बनने जा रहा है। एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पे कोई एमपी बनने जा रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है कि ये फ्यूचर में एमपी बन सकता है, ठीक है, जो एमपी बनने जा रहा है, मतलब इसके पास में कोई प्रोटेक्शन नहीं है 3 महीने वाला और इसके पास में ये वाली प्रोटेक्शन है। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी राइट और इनकी राइट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? देखो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो ट्रस्ट में इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन इलेक्टोरल रिफॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जो हम लोग करेंगे, जैसे 1 नेशन 1 वोट, और वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपकी लक्ष्मीकांत बुक में है इसलिए हम इसे कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बिल्कुल दिमाग पे लोड मत लेना, आपको इतना ज्यादा इसमें नहीं जाना है। कुछ चीजें ऐसी होती जो नहीं समझ में आती तो उन्हें छोड़ देना ही बेटर होता है। ठीक, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, तो तब से क्या हुआ, फिर तब से ये हुआ कि अगर कोई भी एमपी के खिलाफ कोई 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर इन लोगों ने सोचा कि फिर वापस पार्लियामेंट ने सोचा कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारी तो वही रोजी रोटी का मामला है। तो फिर ये लोग फिर से एक और अमेंडमेंट लेके आए थे, सेकंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल इन 2019 वाज इंट्रोड्यूस। लेकिन 2013 में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस लग रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो फिर उन्होंने इस बिल को पास नहीं किया, विड्रॉ कर दिया, सरकार ने इस बिल को विड्रॉ कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्रोटेस्ट चल रहे थे और 2014 में चुनाव थे, तो सरकार ने सोचा कि ऑलरेडी इतना करप्शन का ये सब चल रहा है, ऊपर से अगर हम इसे पास करवाएंगे तो लोगों के मन में एक अच्छी छवि नहीं जाएगी। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। Now, ceiling on the election expenditure increased. In 2014, the central government raised the maximum ceiling on election expenditure by candidate for a Lok Sabha in bigger states to 70 lakh फ्रॉम अर्लियर 40 lakhs। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ सीलिंग्स वगैरह होती है कि एक कैंडिडेट इतना ही खर्च करता है और ये टाइम टू टाइम रिवाइज होती है, ये हर स्टेट की अलग होती है, छोटे स्टेट की अलग, बड़े स्टेट की अलग। तो 2014 में क्या कर रहा था कि 40 lakhs थी कि एक कैंडिडेट 40 lakhs रुपए खर्च कर सकता है चुनाव में, तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया था, 70 लाख रुपए कर दिया था कि एक कैंडिडेट 70 लाख रुपीस खर्च कर सकता है। अब देखा जाए तो वो कैंडिडेट 70 लाख से ज्यादा खर्च करता है, वो भी अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम और पढ़ेंगे। वो कैंडिडेट 70 लाख से ज्यादा खर्च करता है, लेकिन अगर आप इस अमाउंट को भी देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 70 लाख को भी देखो, तो हम बात करते हैं कि इंडिया में कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इलेक्शन भले कोई भी कॉन्टेस्ट कर ले, लेकिन जीतना पॉसिबल है क्या? जीतेगा वही जिनके पास रुपए होंगे, जीतता वही है। और 70 लाख भी एक छोटा अमाउंट नहीं होता है ना, बाकी 70 लाख से ज्यादा खर्च होता है, करोड़ों में खर्च होता है। तो बेसिकली इसमें वही था, वो आपको समझने की, मतलब आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही स्टेट असेंबली इलेक्शंस की भी इन्होंने अपने अमाउंट बढ़ा दिए, जैसे 20 लाख कर दिए। ठीक है, सो हमें फिगर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ फोटो ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर्स। ठीक है, अब कैंडिडेट्स की फोटो होंगी ईवीएम पे, बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर में मतलब अब जो पोस्टल बैलेट होते हैं वहां पे, ठीक है, कुछ पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट करते हैं ना, तो इसमें बकायदा कैंडिडेट की फोटो होगी। ये 2015 से ये इसको करा है। ठीक है, देन सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लोअर्ड। सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लोड मतलब पहले ऐसा था कि कोई भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले ऐसा था कि 20,000 का कंट्रीब्यूशन कोई भी इंसान कर सकता था। ठीक है, एक बार में 20,000, अब तुम 20,000 करके करो, लेकिन आप एक साथ में 25 नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो इसको कम करा है और इसको कर दिया है कि 2,000। अब कोई भी पर्टिकुलर इंसान, कोई कॉर्पोरेशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना होगा तो 2,000, तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए ही दे सकते हैं। अगर आपको 2,500 देना है तो वो अलाउड नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 2,000 है। ठीक है, एक बार में 2,000, मतलब आप ये समझो, मैं सुबह गया, सुबह मैंने 2,000 दे दिया, फिर खाने पे गया, फिर 2,000 दे दिए, तो वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मैं सुबह गया 2,100 रुपए दे दिए। ठीक है, 2,000। ठीक, नाउ कैप ऑन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन लिफ्टेड। पहले ऐसे था
कि जो भी कॉर्पोरेट्स वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती है, तो आप लोगों को पता है। तो पहले ये होता था कि जब कोई भी इंसान, जब कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती थी, तो वो अपने 3 साल के पीछे गए हुए 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% अमाउंट ही इनको दान दे सकती थी, इनको दे सकती थी। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो कि किसी भी कोई कॉर्पोरेट बॉडी ने 50 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 साल के, 3 साल का उनके प्रॉफिट को अगर निकाला तो 50 करोड़ हुए, तो इस 50 करोड़ का 7.5% कितना, सिर्फ और सिर्फ 7.5% वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान में दे सकते थे, या मतलब वही फंड दान, वही एक ही बात है, दान में दे सकते थे। लेकिन अब इसको हटा दिया है। अब कॉर्पोरेट्स को जितना रुपए देना हो, भले ही पूरा प्रॉफिट देना हो, 50 के 50 करोड़ देना हो तो दे सकते हैं। क्लियर है? नाउ फॉरेन फंडिंग अलाउड, फॉरेन से भी फंडिंग अलाउड कर दी है। ठीक है, इसे हम और भी अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पे आप थोड़ी सी शांति बना के रखें, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के टॉपिक आएंगे, तब हम फॉरेन फंडिंग पे और भी अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ये भी आके यहाँ पे फंड कर सकती है, फॉरेन कंपनीज भी फंड कर सकती है। तो एक तरीके से ऐसा देखा जाए तो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी हमारी सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर किसी ने ज्यादा रुपए दे दिए, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, अच्छा तुम ज्यादा रुपए दे रहे हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवानी है, करवा देते हैं। ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, जब फॉरेन की कंपनीज भी इंडिया में आएगी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो ऐसे आज ही नहीं, आज की बात नहीं है, आगे आने वाली सरकार में भी फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडिया के इलेक्शंस को। Then introduction of electoral bond. In 2018 the central government notified the bond scheme. ये बेसिकली 2017 के बजट में लेके आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इट इज टफ एज एन अल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग क्लीन मनी एंड सब्सटैंशियल ट्रांसपेरेंसी इनटू द पॉलिटिकल फंडिंग। अब क्लीन मनी है नहीं है वो तो अभी हमें पता चलेगा। Electoral bond means a bond issued in the nature of promissory note, which is a bearer banking instrument and does not carry a name of buyer or paying. The electoral bond may be purchased by a citizen of India or entities incorporated or established in India. इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन परचेज कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी परचेज बाय सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और established in India. ठीक है, electoral bond can be used for making donation to only the registered political parties which have not secured less than 1% of votes polled in general election और state legislative assembly. अब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग भी उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी जिनको पिछले इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट मिले हो। अब हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो अब आपको थोड़ी सी इमेज क्लियर होगी। ठीक है, हम 2000 रुपए तक सरकार को रुपए दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हम फंड कर सकते हैं ना। ये हमने देखा था कि हम 2000 रुपीज तक, ठीक है, 2000 रुपीज तक हम फंड कर सकते हैं सरकार को। लेकिन अब मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए फंड करने, मुझे सरकार को 1 करोड़ रुपए फंड करने, तो क्या होगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं गया SBI, मैं गया, ठीक है, ड्रॉइंग ऐसी है, ठीक है, थोड़ी सी, SBI के पास गया, मैंने SBI के पास गया तो मैंने इन्हें बोला कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये एक पेपर दे देंगे, इसमें मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरूंगा। ठीक है, मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दूंगा, अपना अकाउंट नंबर वगैरह, क्योंकि अब मैं 1 करोड़ रुपए हाथ में तो लेके नहीं जाऊंगा ना, अगर इतने रुपए लेके जाऊंगा तो उनको बताना पड़ेगा। मैंने अपना खाता नंबर वगैरह सब दे दिया, ये पेपर यहाँ पे जमा कर दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए निकाल लेंगे और ये कहां पे जमा हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे बैंक के पास में। ठीक है, और इसके बदले में ये लोग मुझे देंगे एक इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मुझे एक पेपर और देंगे। ये पेपर तो वो है जो मैंने इनको भर के दिया, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, मेरी इंफॉर्मेशन है इस पेपर में, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये मैं गया हूं, ठीक है, मुझे 1 करोड़ रुपए देना है, इसमें मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भरी और यहां से मेरे अमाउंट डिडक्ट हो गया, मेरे खाते से अमाउंट डिडक्टेड कितना हुआ, 1 करोड़ रुपए मेरे खाते से चले गया। ठीक है, वो कहां गया, वो बैंक में गया।
अब जब बैंक में रुपए गए तो इन्होंने मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करी। इलेक्टोरल बॉन्ड में मेरा नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा। अब यहाँ पे चीजें प्राइवेट होगी, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ 1 करोड़, इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ 1 करोड़। अब यहाँ पे मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो मैंने फॉर्म में जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख के दी है, ये बैंक भी किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मांगे बैंक उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस इंसान की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिविजन में हम देखते हैं कि मैं गया बैंक के पास में, मैंने बैंक से बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है भैया तुम ले लो। बैंक ने मुझे एक फॉर्म दे दिया, बैंक ने मुझे फॉर्म दिया तो बैंक मेरी कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, अकाउंट नंबर लेगा, जिससे कि ये 1 करोड़ रुपए मेरे खाते से कट के SBI में आएंगे, ठीक है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल करी, मैं ये अमाउंट डिडक्ट होके बैंक में चले गया। अब बैंक ने बदले में मुझे क्या दे दिया, एक इलेक्टोरल बॉन्ड, एक स्लिप दे दी, एक पेपर दे दिया, उसमें लिख दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ ₹1 करोड़, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैं निकल गया बैंक से, अब मैं बैंक से अपने घर की ओर या उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस की ओर निकला, ठीक है। मैं निकला पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस की, ये है ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं यहां से निकला, तो अब मैं जब जा रहा हूं तो मैं यहाँ गया और मैंने इस ऑफिस में जाके वो पेपर दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। अब यहाँ मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 करोड़ का पेपर दे दिया, तो ये क्या करेंगे, ये वाला पेपर, ये वाले इंसान, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जाएगी वापस SBI में, और SBI में वो इसी पेपर को शो कर देगी। और SBI में जब ये पेपर शो करेगी तो SBI क्या करेगी, इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में रुपए, ये 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। SBI इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। क्लियर हुआ? फिर से देखते हैं। मैं बैंक से निकला, बैंक से निकलने के बाद मैं ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी गया, यहाँ मैंने ये 1 करोड़ का कागज दे दिया। जब मैंने 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दी, सॉरी कागज बोला, 1 करोड़ का कागज है ना, मैंने यहाँ पे 1 करोड़ की बॉन्ड दे दी, तो ये लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ये लोग वापस बैंक में देंगे, और बैंक ने ये देखा कि हाँ 1 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो बैंक इनके खाते में ये रुपए ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर ये इंसान जब यहाँ पे जा रहा है तो इसकी प्राइवेसी तो लीक हो गई। देखो बच्चों, लीक नहीं होगी, लीक इसलिए नहीं होगी, अपने ड्राइवर को भेज देगा, किसी को भी भेज देगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये खुद जाएगा। और यहाँ पे भी बैंक कुछ नहीं बताएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास में कितने रुपए जा रहे हैं, ये इंसान कौन है, ना बैंक ये बताएगी कि किसने कितनी पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग हुई है। बैंक सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के साथ मेंटेन रखेगी। क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखें, एक आप थॉट प्रोवोकिंग है, आप सोचिएगा सरकार जो इतने रुपए इधर उधर कर रहा है, 1 करोड़ रुपए जो इसको दे रहा है, 1 करोड़ रुपए वहां से गए, उसकी सरकार कितनी प्राइवेसी का ध्यान रख रही है। और जब हम देखते हैं कुछ इतने सारे जो इश्यूज हो रहे हैं, तब प्राइवेसी का गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, तब प्राइवेसी का कोई भी सरकार, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी सरकार नहीं देखती, लेकिन जहां उनके पॉलिटिकल फंडिंग की बात आती ना, जहां पॉलिटिकल पार्टी में रुपए आने की बात आती ना, तब उन्हें प्राइवेसी ध्यान आती है। लेकिन ऐसे सिटीजन्स की प्राइवेसी ध्यान नहीं आती, तब तो सोचिए कितने ज्यादा सिटीजन्स का डेटा हम कलेक्ट कर सकें। तो सरकार को भी आप देखिए, ठीक है। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। सिर्फ इन्हीं अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हो सकती है, या तो 1,000 की होगी, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होगी। अगर मैं कल को सोचूं कि मुझे 50,000 की इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए तो संभव नहीं है, अमाउंट यही है, ठीक है। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अगर मुझे 50,000 देना है तो मैं 10-10 हजार की 5 इलेक्टोरल बॉन्ड ले लूंगा, या मुझे 100 करोड़ देना है तो मैं 1-1 करोड़ के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लूंगा। आया समझ में?
और यहाँ पे बैंक सारी चीज़ें एकदम प्राइवेट में रखेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हैं, अब तक क्या क्या हुए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जो आपके लक्ष्मीकांत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए गए थे, हमने उनको कवर किया है। अभी बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बचे हैं जो अपार्ट फ्रॉम द बुक हैं। ठीक है, वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें कवर करेंगे। और ये वाले जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, इनका भी हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इनमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा लोड मत लेना, ये पॉइंट ठीक ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट बाद में आने वाले हैं। ठीक है, सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।